इश्क का जुनून। चैप्टर 10 शाही शादी। अगली सुबह पूरा राठौड़ मिशन रोशनी से जगमगा रहा था। सैकड़ों सफेद गुलाब, लाल गुलाब, विदेशों से मंगाए गए ऑर्किड, हजारों झूमर और चारों तरफ कड़ी सुरक्षा। यह किसी शादी का मंडप कम और किसी राजा के महल का उत्सव ज्यादा लग रहा था। इरा, रिया और उनकी सौतेली माँ राठौड़ मिशन पहुंच चुकी थीं। रिया की आंखें उस आलीशान महल को देखकर फैल गईं। अगर मेरी शादी युवान से होती तो यह सब मेरा होता, उसने मन ही मन सोचा। उधर महल की दूसरी मंजिल पर देश के सबसे बड़े डिजाइनर और उनकी पूरी टीम इरा को दुल्हन बना रही थी। गहरे लाल रंग का शाही लहंगा, बारीक हाथ की कढ़ाई, हीरों और पन्नों से जड़ा हार, हल्का सा मेकअप, माथे पर नाजुक मांगटीका और लंबा लाल घूंघट। जब सब तैयार हो गया तो कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक डिजाइनर धीमे से बोला, इतनी खूबसूरत दुल्हन मैंने बहुत कम देखी है। इरा ने झेंप कर अपनी नजरें झुका लीं। उसी समय दरवाजा खुला। युवान की मां अंदर आईं। उन्होंने इरा को देखा और कुछ पल तक बस देखती ही रह गईं। उनकी आंखें भर आईं। वह धीरे से इरा के पास आईं। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए बेटी। उन्होंने अपनी हथेली से उसकी नजर उतारी, फिर माथे को हल्के से चूम लिया। चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नीचे युवान पहले से मंडप में खड़ा था। काले रंग की शाही शेरवानी, सीधा खड़ा हुआ, चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं। उसके दाहिने तरफ उसका छोटा भाई आर्यन राठौड़ खड़ा था। स्वभाव में काफी हद तक युवान जैसा, कम बोलने वाला, गंभीर। बाईं ओर उसकी छोटी बहन आराध्या राठौड़ खड़ी थी। 22 साल की, मुस्कुराता हुआ चेहरा, दिल बिल्कुल अपनी मां जैसा। वह बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। तभी शहनाई की धुन गूंज उठी। सबकी नजरें महल की भव्य सीढ़ियों की ओर उठ गईं। धीरे धीरे इरा सीढ़ियां उतरने लगी। लाल घूंघट उसके चेहरे पर हल्के से झूल रहा था। उसके कदम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पूरा हॉल कुछ पल के लिए जैसे थम गया। युवान ने भी अनायास ऊपर देखा। घूंघट के नीचे से इरा का शांत चेहरा हल्का सा दिखाई दे रहा था। उसकी नजर उसके होठों पर गई और वही ठहर गई। लेकिन अगले ही क्षण युवान ने बिना कोई भाव बदले अपनी नजर दूसरी ओर फेर ली, मानो उसने खुद को याद दिलाया हो, यह शादी सिर्फ मां की इच्छा पूरी करने के लिए है। युवान की मां ने बेटे की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर धीरे से उसकी भी नजर उतारी। मेरे दोनों बच्चों को किसी की नजर न लगे। युवान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह हमेशा की तरह शांत खड़ा रहा। उधर आराध्या खुशी से इरा के पास पहुंची। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। भाभी, डरिए मत, अब आप अकेली नहीं हैं। इरा ने पहली बार हल्की सी नजर उठाकर उसे देखा। आराध्या की मुस्कान में अपनापन था और इरा के मन का थोड़ा सा डर पहली बार कम हुआ। उधर भीड़ के पीछे खड़ी रिया सब देख रही थी। उसकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ जलन थी। और उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, यह शादी तो हो जाएगी, लेकिन मैं इरा की जिंदगी कभी आसान नहीं होने दूंगी।
चैप्टर 11 7 जन्मों का बंधन। पूरा राठौड़ मिशन शहनाइयों की मधुर धुन से गूंज रहा था। मंडप के चारों ओर सफेद और लाल फूलों की सजावट किसी शाही महल का एहसास करा रही थी। युवान बिना किसी भाव के मंडप में खड़ा था। उसकी नजरें सामने जल रही पवित्र अग्नि पर थीं। तभी पंडित जी की आवाज गूंजी, दुल्हन को मंडप में लाया जाए। आराध्या ने मुस्कुराते हुए इरा का हाथ थामा और उसे धीरे धीरे मंडप तक लेकर आई। इरा ने सिर झुकाया हुआ था। उसका लाल घूंघट उसके चेहरे को ढके हुए था। युवान ने बस एक पल उसकी ओर देखा, फिर तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। उसके चेहरे पर आज भी वही ठंडापन था। रस्में शुरू हुई। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को वरमाला पहनाई। चारों ओर तालियों की गूंज उठी। इसके बाद पंडित जी बोले, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरें। एक चांदी की डिब्बी युवान के सामने रखी गई। युवान ने बिना कुछ कहे सिंदूर उठाया। इरा ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरा मंडप शांत हो गया। अगले ही पल युवान ने शांत और गंभीर भाव से इरा की मांग में सिंदूर भर दिया और हल्का से उसकी नाक पे गिर गया। शंख और घंटियों की आवाज पूरे मेंशन में गूंज उठी। युवान की मां की आंखें खुशी से नम हो गईं। पंडित जी ने फिर मंगलसूत्र आगे बढ़ाया। अब वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए। युवान ने काले और सुनहरे मोतियों से सजा मंगलसूत्र उठाया। एक क्षण के लिए उसकी नजर इरा के झुके हुए चेहरे पर ठहरी। फिर उसने बिना कुछ बोले बड़े संयम से उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। विवाह संपन्न हुआ। यह सुनते ही पूरे मंडप में तालियां बज उठीं। फूलों की वर्षा होने लगी। युवान की मां आगे बढ़ी। उन्होंने दोनों की एक साथ नजर उतारी। भगवान मेरे बच्चों को हर बुरी नजर से बचाए। आराध्या खुशी से इरा के गले लग गई। भाभी, राठौड़ परिवार में आपका स्वागत है। इरा की आंखें भर आईं। उधर आर्यन ने अपने बड़े भाई की तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, बधाई हो भैया। युवान ने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा। बस इतना ही। उसके चेहरे पर न खुशी थी, न मुस्कान, न कोई उत्साह। लेकिन उसकी मां जानती थी, उनका बेटा अपनी भावनाएं कभी चेहरे पर नहीं आने देता। मंडप से कुछ दूरी पर खड़ी रिया यह सब देख रही थी। उसकी मुट्ठियां इतनी कस चुकी थीं कि नाखून हथेली में धंस गए। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। चैप्टर 12 राठौड़ मिशन की नई बहू। रात। राठौड़ मिशन एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठा। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद युवान और इरा मुख्य द्वार पर खड़े थे। महल के विशाल दरवाजे फूलों से सजे हुए थे। युवान की मां चांदी की थाली लेकर सामने आईं। उन्होंने इरा की प्यार से नजर उतारी। सदा खुश रहो बेटी। फिर आरती उतारी और दरवाजे के सामने चावल से भरा कलश रखा। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, दायां पैर आगे बढ़ाइए। इरा ने घबराते हुए युवान की मां की तरफ देखा। उन्होंने प्यार से सिर हिलाया। इरा ने धीरे से कलश को पैर से आगे बढ़ाया। चावल पूरे फर्श पर बिखर गए। फिर उसने लाल रंग से भरी थाली में पैर रखे और सफेद संगमरमर पर उसके पैरों की लाल छाप बनती चली गई। युवान चुपचाप खड़ा यह सब देखता रहा। न उसके चेहरे पर मुस्कान थी, न कोई भाव। रस्म पूरी होते ही उसने बिना किसी की ओर देखे कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। इतना कहकर वह सीढ़ियां चढ़ गया। आराध्या ने हल्की सी सांस छोड़ी। भैया हमेशा ऐसे ही हैं, भाभी। आप डरिए मत,
युवान की मां ने इरा का हाथ अपने हाथों में लिया। उसका स्वभाव कठोर है, लेकिन तुम घबराना मत। इरा ने बस धीरे से सिर हिला दिया। कुछ देर बाद आराध्या इरा को लेकर दूसरी मंजिल पर पहुंची। सबसे आखिरी गलियारे में एक विशाल दरवाजा था। उसने दरवाजा खोला। कमरा किसी 5 सितारा होटल के स्वीट से भी ज्यादा भव्य था। एक तरफ पूरी कांच की दीवार, दूसरी तरफ बड़ी सी लाइब्रेरी, बीच में शानदार बैठने की जगह और अंदर एक अलग शयन कक्ष। आराध्या मुस्कुराई। भाभी, यह भैया का कमरा है। आप यहीं बैठिए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। इरा ने धीमे से कहा। जी। आराध्या उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर बाहर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। इरा बिस्तर के किनारे चुपचाप बैठ गई। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। कुछ मिनट बीते। फिर क्लिक। दरवाजा खुला। युवान अंदर आया। उसने एक नजर इरा पर डाली, फिर अपना कोट उतारकर सोफे पर रख दिया। कुछ पल तक कमरे में खामोशी रही। फिर उसकी ठंडी, सख्त आवाज गूंजी। ध्यान से सुनो। इरा तुरंत खड़ी हो गई। उसने सिर झुका लिया। यह शादी मेरी मां की खुशी के लिए हुई है। इससे ज्यादा कोई मतलब मत निकालना। मेरी जिंदगी, मेरे काम और मेरे फैसलों में दखल देने की कोशिश मत करना। मेरे कमरे की हर चीज अपनी जगह पर रहनी चाहिए। और वह एक पल रुका। मुझसे किसी पति जैसी उम्मीद मत रखना। इरा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। धीरे से बोली, जी। युवान ने बिना कोई जवाब दिए अलमारी से एक तकिया और कंबल निकाला। उसने कमरे के दूसरी ओर बने सोफे की तरफ इशारा किया। आज से तुम वहां सोओगी और मैं यहां। इरा ने चुपचाप तकिया उठा लिया। उसने एक बार भी बहस नहीं की। युवान ने लाइट बंद की और खिड़की की ओर देखते हुए खड़ा हो गया। बाहर तेज हवा चल रही थी। अंदर दो अजनबी एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच की दूरी अभी बहुत लंबी थी। चैप्टर 13 नई सुबह, नए नियम। सुबह। राठौड़ मेशन में घड़ी ने 6 बजाए। पूरे महल में हलचल शुरू हो चुकी थी। नौकर नौकरानियां अपने अपने काम में लग चुके थे। उधर युवान के कमरे में सोफे पर सोई इरा की आंख धीरे धीरे खुली। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। फिर अचानक उसे कल की सारी बातें याद आ गईं। शादी, राठौड़ मेंशन और युवान के ठंडे शब्द। उसने धीरे से नजर उठाई। बिस्तर खाली था। युवान वहां नहीं था। वह घबरा गई। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। युवान बाहर आया। काले रंग की शर्ट, काली पैंट, हाथ में घड़ी। उसने बिना इरा की तरफ देखे अपनी घड़ी बांधी। 10 मिनट। बस एक शब्द। इरा समझ नहीं पाई। जी। युवान ने अलमारी से अपना कोट निकालते हुए कहा। 10 मिनट में नीचे आ जाओ। मां को इंतजार पसंद नहीं। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। नीचे डाइनिंग हॉल में पूरा राठौड़ परिवार मौजूद था। इश्क का जुनून। चैप्टर 14 पहली रसोई। सुबह। राठौड़ मेंशन की विशाल रसोई आज खास तौर पर सजाई गई थी। युवान की मां मुस्कुराते हुए बोली, आज हमारे घर की नई बहू की पहली रसोई है। इरा ने आदर से उनके पैर छुए।
आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। हमेशा खुश रहो बेटी। रसोई में पहले से मौजूद पांचों शेफ पीछे हट गए। मुख्य शेफ ने सम्मान से कहा, छोटी मालकिन, आज पूरी रसोई आपकी है। इरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वह बिना घबराए काम में लग गई। आटा गूंधा, सब्जियां काटीं, मसाले अपने हाथों से तैयार किए। कड़ाही में घी की खुशबू फैलने लगी। धीरे धीरे पूरा मेंशन खाने की महक से भर गया। करीब 2 घंटे बाद डाइनिंग टेबल पर एक एक करके व्यंजन सजने लगे। शाही पनीर, दाल मखनी, मिक्स वेज, जीरा राइस, गर्मागर्म पूड़ियाँ, रायता, सलाद और आखिर में केसर और मेवों से सजा सूजी का हलवा। मुख्य शेफ भी हैरानी से बोला, इतनी कम उम्र में इतना संतुलित स्वाद, कमाल है छोटी मालकिन। इरा बस मुस्कुरा दी। उसी समय पूरा राठौड़ परिवार डाइनिंग हॉल में आ गया। युवान की मां ने पहला कौर खाया। उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। बिल्कुल घर जैसा स्वाद। आराध्या ने शाही पनीर चखा। भाभी, अब तो मैं डाइट भूलने वाली हूं। आर्यन हंस पड़ा। सच कहूं तो होटल से भी अच्छा है। इरा ने झिझकते हुए कहा, धन्यवाद। तभी युवान अंदर आया। काला सूट, ठंडी नजर और हमेशा की तरह भावहीन चेहरा। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। युवान की मां ने खुद अपने हाथों से उसकी प्लेट पर खाना परोसा। आज इरा की पहली रसोई है। युवान ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए खाना शुरू किया। पूरा हॉल उसकी तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड, फिर 1 मिनट। उसने चुपचाप पूरा खाना चखा। उसने प्लेट टेबल पर रखी। सबको उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार था। युवान ने इरा की तरफ देखे बिना शांत स्वर में कहा, नमक और मसाले बिल्कुल संतुलित हैं। स्वाद अच्छा है। बस इतना कहकर वह फिर खाना खाने लगा। लेकिन पूरे डाइनिंग हॉल में जैसे खुशी फैल गई। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, भैया की तरफ से इससे बड़ी तारीफ मिल ही नहीं सकती। युवान की मां ने गर्व से इरा का हाथ पकड़ लिया। आज से इस घर की रसोई की असली रौनक तुम हो। इरा की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि शायद यह घर उसे अपना सकता है। चैप्टर 15 पहला तोहफा। पहली रसोई की रस्म पूरी हो चुकी थी। डाइनिंग हॉल में सभी के चेहरे पर संतोष था। युवान की मां अपनी कुर्सी से उठीं। उन्होंने अपने गले से एक बेहद खूबसूरत हीरों का हार उतारा। धीरे से इरा के सामने आकर बोली, आज से यह मेरा नहीं, मेरी बहू का है। उन्होंने अपने हाथों से वह हार इरा के गले में पहना दिया। इरा घबरा गई। मम्मी जी, यह बहुत कीमती है। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। तुम उससे भी ज्यादा कीमती हो बेटी। इरा की आंखें भर आईं। उसने झुककर उनके पैर छू लिए। हमेशा खुश रहो। आराध्या भागती हुई अपने कमरे से एक छोटा सा डिब्बा लेकर आई। अब मेरी बारी। उसने डिब्बा खोला। उसमें एक नाजुक डायमंड ब्रेसलेट था। उसने मुस्कुराते हुए इरा की कलाई में पहनाया। भाभी, यह मेरी तरफ से। अब मना मत करना। इरा हल्का सा मुस्कुराई। धन्यवाद। आराध्या तुरंत उसे गले लगा बैठी। अब तो आप मेरी ऑफिशियल बेस्ट फ्रेंड हो गईं।
आर्यन भी आगे आया। उसने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स इरा की तरफ बढ़ाया। भाभी, परिवार में आपका स्वागत है। अंदर एक सुंदर घड़ी थी। धन्यवाद, इरा ने सम्मान से कहा। अब पूरे हॉल की नजर एक ही इंसान पर थी, युवान। वह अब तक चुपचाप बैठा था। उसने अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पिया, फिर अपने मैनेजर की तरफ देखे बिना कहा, फाइल। जी सर। मैनेजर तुरंत एक काले रंग की फाइल लेकर आया। युवान ने फाइल उठाई और बिना इरा की तरफ देखे उसके सामने रख दी। यह तुम्हारा है। इरा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जी। युवान की आवाज पहले जैसी ही शांत और ठंडी थी। खोलो। इरा ने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहला पन्ना देखते ही उसकी सांस अटक गई। ये? उसे कुछ समझ नहीं आया। युवान की मां मुस्कुराई। बेटी, यह राठौड़ ग्रुप की एक बड़ी कंपनी के कागज हैं। आज से उसकी मालकिन तुम हो। इरा घबरा गई। न, नहीं, मैं यह नहीं ले सकती। युवान ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी हरी आंखें हमेशा की तरह शांत थीं। यह उपहार है, एहसान नहीं। और राठौड़ परिवार में एक बार जो दे दिया जाता है, वह वापस नहीं लिया जाता। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। इरा धीरे धीरे फाइल अपने हाथों में पकड़कर खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस इंसान ने कल रात साफ कहा था कि उससे किसी पति जैसी उम्मीद मत रखना, वही आज बिना किसी भाव के उसे इतना बड़ा तोहफा दे रहा था। युवान अपनी कुर्सी से उठा, कोट पहना, घड़ी देखी, फिर बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूं। इतना कहकर वह मुड़ा और बिना पीछे देखे डाइनिंग हॉल से बाहर चला गया। इरा उसकी जाती हुई परछाई को देखती रह गई। वह अभी भी युवान को समझ नहीं पा रही थी। वह इंसान जो शब्दों में पत्थर जैसा था, लेकिन अपने फैसलों में बिल्कुल अलग। चैप्टर 16 पहली दरार। शाम। राठौड़ मेंशन। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। इरा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। इतने बड़े महल में रहते हुए भी उसे अपने छोटे से कमरे की याद आ रही थी। तभी पीछे से दरवाजा खुला। युवान अंदर आया। उसके हाथ में लैपटॉप और कुछ फाइलें थीं। उसने हमेशा की तरह बिना कुछ कहे अपना कोट उतारा और काम में लग गया। कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई। इरा ने हिम्मत जुटाई। वो। युवान ने फाइल से नजर हटाए बिना कहा, हाँ। आप चाय पिएंगे? नहीं। एक शब्द और फिर वही सन्नाटा। इरा चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने अपने लिए चाय बनाई। कप लेकर वापस मुड़ी ही थी कि उसका पैर कालीन के किनारे में उलझ गया। आह! कप उसके हाथ से छूटने ही वाला था। युवान बिजली की तरह अपनी जगह से उठा। उसने एक हाथ से कप पकड़ लिया और दूसरे हाथ से इरा को गिरने से संभाल लिया। कुछ पल दोनों बिल्कुल पास खड़े थे। इरा घबराकर नीचे देखने लगी। युवान की पकड़ मजबूत थी। उसे अचानक एहसास हुआ। उसने फिर से इरा को छुआ था, लेकिन उसकी त्वचा पर एक भी लाल निशान नहीं उभरा। उसने बिना कुछ कहे तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। चलते समय ध्यान रखा करो। उसकी आवाज अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें पहले जैसी कठोरता नहीं थी। सॉरी, इरा ने धीमे से कहा।
युवान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, माफी हर बार जरूरी नहीं होती, गलती दोहराना नहीं। इतना कहकर वह फिर अपने काम में लग गया। इरा के चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। यह पहली बार था जब युवान ने उसे डांटा नहीं। रात, युवान अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक उसे हल्की सी खांसी की आवाज सुनाई दी। उसने नजर उठाई। सोफे पर बैठी इरा लगातार खांस रही थी। वह शायद बारिश में भीग गई थी। युवान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर इंटरकॉम उठाया। डॉक्टर को मेंशन भेजो। इरा ने तुरंत कहा, नहीं, मैं ठीक हूं। युवान ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैंने राय नहीं मांगी। डॉक्टर आएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने जांच की। हल्का बुखार है, आराम की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में फिर खामोशी छा गई। इरा धीरे से बोली, धन्यवाद। युवान ने खिड़की के बाहर देखते हुए सिर्फ इतना कहा। राठौड़ परिवार की बहू बीमार पड़े, यह मुझे मंजूर नहीं। यह सुनकर इरा समझ गई। वह अभी भी उसे अपनी पत्नी नहीं, अपनी जिम्मेदारी मानता है। लेकिन उस ठंडी दीवार में आज पहली बार एक बहुत छोटी सी दरार जरूर पड़ी थी।